हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है हीट। ठीक है, हीट। इसके अलावा इसको अपन क्या बोलते हैं? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो, पहले हम हीट को समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि इफेक्ट ऑफ हीट क्या क्या होते हैं। अगर किसी को हीट दी जाए या उससे हीट ले ली जाए तो उस पर क्या इफेक्ट रहने वाला है। और पूरा चैप्टर इसी के बारे में है कि किसी मैटर को, किसी सब्सटेंस को हीट दे दे तो क्या होगा, उससे हीट ले ले तो क्या होगा, और सेकेंड हीट कैसे दी और ली जाती है, क्या क्या इसके प्रोसेस रहेंगे। सबसे पहले अगर मैं हीट को डिफाइन करना चाहूँ, हीट को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो हीट क्या होता है? हीट इज बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आप पूछोगे सर फॉर्म ऑफ एनर्जी तो बहुत सारे होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है, तो ये जो हीट है ये किस फॉर्म में होगी और कब मैं इसको हीट कहूँगा, एनर्जी की कौन सी फॉर्म को मैं हीट कहूँगा। देखो, अगर मैं कहूँ कि एक सब्सटेंस है ए और दूसरा सब्सटेंस यहाँ पे रखा हुआ मैंने बी, ए का टेम्परेचर T1 है, बी का टेम्परेचर T2 है, और अगर ऐसा है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, तो इस कंडीशन में जो हीट का ट्रांसफर होगा यहाँ से यहाँ, जो एनर्जी का फ्लो होगा, इस एनर्जी को मैं बोलूँगा हीट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और इसी को हम बोलते हैं हीट। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट। देखो क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर हम समझते हैं कि हीट क्या है। हीट, फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडीज और टू एडजेसेंट पार्ट ऑफ ए बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये एक एनर्जी की फॉर्म है और ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का फ्लो होता है उसी को हम बोलते हैं हीट। ठीक है, देखो, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। अगर ए का टेम्परेचर T1 और बी का टेम्परेचर T2 है और T1 इज ग्रेटर देन T2, तो इस कंडीशन में T1 से T2 की तरफ एक एनर्जी का फ्लो होगा और इसी एनर्जी के फ्लो को अपन हीट बोलेंगे। क्लियर है? अब देखो, हीट मैं कह रहा हूं ए से बी तक फ्लो हो रही है। अगर ये बी के पास पहुंच गई, जब ये बी के पास पहुंच गई तो ये इंटरनल एनर्जी बन जाती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस। एक बार अगर हीट ट्रांसफर हो गई किसी बॉडी के अंदर तो अब ये इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट ऑफ हीट। हीट को हम किस में मेजर करते हैं? क्योंकि हीट तो एनर्जी की फॉर्म है तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? जूल। तो ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल। इसके अलावा और भी कोई यूनिट है क्या? जरूर है। एक और यूनिट है जिसे हम कैलोरी बोलते हैं। कैलोरी इज ऑल्सो यूनिट ऑफ हीट। ऐसा समझिए कि जूल तो एनर्जी की यूनिट है और कैलोरी हीट की यूनिट है। इस चीज का डिफरेंशिएशन में समझाता हूं तुम्हें। जब हीट को डिफाइन किया गया पहली बार तो ऐसा माना ही नहीं गया कि ये एनर्जी है। जब हीट को पहली बार डिफाइन किया गया तो ऐसा माना गया कि हीट इज सम काइंड ऑफ फ्लूइड जो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर हो जाता है, और जब ट्रांसफर होता है, जिसमें ट्रांसफर होता है उसका टेम्परेचर राइज कर देता है, और इसी सब्सटेंस को, इसी फ्लूइड को हमने क्या बोला? हीट। तो हीट को हमने एज ए फ्लूइड स्टडी करा पहले, और फिर धीरे धीरे जब इसको रिलेट किया गया तो ये एनर्जी थी। ठीक है, तो हीट की पहली यूनिट क्या है? जूल, और दूसरी यूनिट कैलोरी। अगर मुझे ऐसा यूनिट में जब भी बात करनी होगी हीट की, मैं जूल में बात करूंगा। बहुत बार ऐसा होगा मुझे कैलोरी में लिखा हुआ होगा, तो कैलोरी को अपन जूल में चेंज कर सकते हैं, नॉट ए बिग डील। ओके, देखो कैलोरी को कैसे डिफाइन किया गया। कैलोरी क्या होता है? मैंने एक बकेट में वाटर लिया,
1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इस वाटर को मैंने हीट देना स्टार्ट करा। मैंने इसको H हीट दी, इसका टेम्परेचर इनिशियली 14.5 डिग्री सेल्सियस रखा और फाइनली इसका टेम्परेचर हो जाता है 15.5 डिग्री सेल्सियस। मैंने इसमें 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज किया है 14.5 टू 15.5। एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ग्राम ऑफ वाटर, इसको मैंने टेम्परेचर चेंज किया 14.5 टू 15.5। तो जो हीट रिक्वायर्ड है इसको अपन ने बोला 1 कैलोरी। क्या बात क्लियर है? तो देखो 1 कैलोरी हीट, इट इज हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम, ये डिफाइंड है फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। देखो कैलोरी को अपन डिफाइन करते हैं। कैलोरी क्या है? इट इज हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब देखो मैंने एक बीकर में 1 ग्राम वाटर लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसको हीट देना स्टार्ट किया, इसका टेम्परेचर 14.5 से कितना कर दिया? 15.5। तो जो हीट मैंने दी है इसी को बोलते हैं 1 कैलोरी। ठीक है। और कैलोरी और हीट में रिलेशन बनाने के लिए देखो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिए। कैलोरी इक्वल्स टू आता है 4.18 जूल। 1 कैलोरी इक्वल्स टू आता है 4.18 जूल। ये 4.18 है, ध्यान रहे इसका, 4.18 जूल। क्लियर है? तो अगर मुझसे पूछा जाए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्या आप कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? रिलेशन आपके सामने है, एक बार ट्राई कीजिए। अगर मैं कहूँ 100 जूल को कन्वर्ट करना है टू कैलोरी, कन्वर्ट 100 जूल इन कैलोरी, तो क्या होगा? मुझे पता है कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.18 जूल। तो 1 जूल कितना हो जाएगा? 1/4.18 कैलोरी। और 100 जूल कितना हो जाएगा? 100 इंटू 1/4.18 कैलोरी। तो इसकी वैल्यू है 100/4.18 कैलोरी। 100 जूल की वैल्यू है ये। क्या बात समझ में आती है क्या? तो अब एक चिंता तो दूर हो गई कि अगर मुझे हीट जूल में मिल गई तो मैं ऐसा यूनिट में वैसे ही कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मुझे कैलोरी मिल गई तो मैं उसको जूल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि सॉल्यूशंस कैलोरी में होते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है कैलोरी और जूल। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, जहाँ पर कैलोरी में हो वहाँ पे कैलोरी में कन्वर्ट कर लो, और जहाँ पर जूल में हो वहाँ जूल में कन्वर्ट करके काम कर सकते हैं। क्या हीट के बारे में समझ में आया? हीट क्या है? ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। और हीट की यूनिट क्या होती है? जूल एंड कैलोरी। आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि हीट जो है वो अगर किसी सब्सटेंस को मैं दे दूं तो उस सब्सटेंस पे क्या इफेक्ट होगा। हीट का बहुत बार यूज करते हैं आप शब्दों में, होता ही होगा ना। कभी अगर दोस्तों में बातचीत हो जाए, इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है भाई, गर्म हो रहा ना, हीट। ठीक है। अब देखो कि एक्चुअल में जब हीट देते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। अगर मैं किसी सब्सटेंस को हीट देता हूं, ये कोई सब्सटेंस है, इसको मैंने हीट दी, हीट देता हूं, तो ये हीट तो इसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो क्या होगा? देखो इसके जो मॉलिक्यूल्स है, इसके जो पार्टिकल्स है, ये वाइब्रेशंस करना स्टार्ट कर देंगे फास्ट। वाइब्रेशंस करना स्टार्ट कर देंगे फास्ट। फास्ट इसलिए बोला है क्योंकि हर एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स ऑल द टाइम वाइब्रेशंस करते ही रहते हैं, लेकिन जब मैं इसको हीट देता हूं तो ये वाइब्रेशंस फास्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं।
और ये जो काइनेटिक एनर्जी इसको मिल रही है यही इसकी इंटरनल एनर्जी है। तो जैसे ही मैंने हीट दी इसके वाइब्रेशंस फास्ट होना स्टार्ट हो गए, और इससे क्या इफेक्ट होगा, इससे पहला तो इसका टेम्परेचर राइज होगा, इसका टेम्परेचर जो होगा वो राइज होगा। जब भी आप किसी को हीट दोगे तो उसके टेम्परेचर में राइज होगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये एक्सपेंड करने लग जाएगा, एक्सपेंशन होगा इसमें। ये दोनों इफेक्ट होंगे और एक्सपेंशन होते 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 इसकी फेज भी चेंज हो सकती है। तो मैं कहूंगा कि टेम्परेचर चेंज होगा, एक्सपेंशन होगा, और इसी एक्सपेंशन में ऐसा मान लो कि इसकी फेज में चेंज होगा, फेज चेंज होगी। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सब्सटेंस को हीट देता हूं तो पहले इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ही इसमें एक्सपेंशन भी स्टार्ट हो जाएगा। और एक समय आएगा जब ये सॉलिड फेज में अगर है तो ये धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि जब फेज चेंज होगी तो हीट का इफेक्ट कैसा रहेगा, टेम्परेचर उस समय पे किस तरीके से चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा, हर एक पॉइंट को अपन डिटेल में देखेंगे। तो क्या हीट समझ में आई? और यहाँ पर इसको आप मेंशन कर सकते हैं एज इफेक्ट ऑफ हीट। देखो वैसे तो हम डिटेल में पूरा पढ़ने ही वाले हैं इफेक्ट हुई क्या होगा, लेकिन थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है कि ये चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं। अगर इस हीट चैप्टर को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो एक तो मैं समझूंगा कि टेम्परेचर चेंज किस तरीके से होगा, और दूसरा मैं समझूंगा कि इसमें एक्सपेंशन किस किस तरीके से होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट अपन स्टडी करेंगे स्पेसिफिक हीट। इसे एस से रिप्रेजेंट करेंगे। स्पेसिफिक हीट क्या होता है इसको समझते पहले फिर डेफिनेशन लिखते हैं। मैंने 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस लिया, 1 ग्राम, कितना लिया है 1 ग्राम, इसको मैंने कुछ क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी है। हीट कितनी दी है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट, और इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट देने से इसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज कर दिया। 1 ग्राम में 1 डिग्री सेल्सियस के लिए जो हीट दी जाती है उसी को बोला जाता है स्पेसिफिक हीट। तो लिखिए स्पेसिफिक हीट क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर of a substance of 1 ग्राम। 1 ग्राम का सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर मैंने 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज किया, तो इसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसे अपन बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट दोनों तरफा चलती है। देखो अगर मैं कहूँ कि इसका टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया तो मुझे हीट देनी पड़ेगी, अगर इसका टेम्परेचर मैंने 1 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप किया तो हीट मुझे मिलेगी, और दोनों केसेस में स्पेसिफिक हीट ही बोला जाएगा इसे। क्या बात क्लियर है? अभी देखो इसका एक फॉर्मूला हम इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे? मैंने एक सब्सटेंस लिया जिसका मास m है, और इसको हीट मैंने प्रोवाइड करी है Q, और इसको Q हीट प्रोवाइड करने से इसके टेम्परेचर में चेंज आया है डेल्टा T। अभी मैं 1 डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं 1 यूनिट मास की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि Q प्रोवाइड करा मैंने m मास को, और चेंज कितना हुआ है डेल्टा T। तो यहां से नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट इसे अपन S से डिनोट करेंगे। पहले इसको एक बार डिफाइन कर देते हैं फिर समझते हैं आगे। एक मैं यूनिट मास लेता हूं, m इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। यूनिट मास को मैंने Q हीट दी और इसके टेम्परेचर में चेंज कर दिया 1 डिग्री सेल्सियस।
यूनिट मास इसलिए बोल रहा हूँ, यूनिट मास, ये मास है, यूनिट मास। अगर आप इसको ग्राम्स में लिखते हैं तो ये 1 ग्राम के लिए स्पेसिफाइड हो जाएगा, अगर आप इसको केजी में लिखते हैं तो ये 1 केजी के लिए स्पेसिफाइड हो जाएगा। यूनिट मास है, या तो 1 ग्राम होगा या 1 केजी होगा। तो देखो क्यू हीट है, मैंने यूनिट मास को प्रोवाइड करी और इसका टेम्परेचर में चेंज कितना आया, 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट है इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो देखो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर of unit mass by 1 degree Celsius is called specific heat। इसे हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। क्या डेफिनेशन समझ में आ गई? अगर तुम्हें डेफिनेशन समझ में आ गई है तो अब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक हीट का रोल क्या है सर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा तुम स्पेसिफिक हीट को यूज़ करने वाले हो, खास करके जब तक मैं टेम्परेचर चेंज की बात करूँगा स्पेसिफिक हीट वहाँ पर होगी ही होगी। देखो कैसे समझते हैं इसको। मान लीजिए कि मैंने एम मास को क्यू हीट प्रोवाइड करी है, ठीक है, और ये डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। अगर मैं इस एम मास को बढ़ाने लग जाऊं, एम मास को मैं बढ़ाने लग जाऊं, तो क्या सेम अमाउंट ऑफ हीट में मैं ये काम कर सकता हूं? क्या सेम अमाउंट ऑफ हीट में मैं ये काम नहीं कर सकता। मास अगर ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ताकि उसमें टेम्परेचर का चेंज सेम अचीव किया जा सके। तो मैं यहाँ पे एक रिजल्ट लिख देता हूँ कि Q जो है वो प्रोपोर्शनल है M के। मास बढ़ाता हूँ तो हीट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सोचिए कि अगर मैं मास को कांस्टेंट रखूं और अब डेल्टा टी को बढ़ा देता हूँ, मास तो सेम है लेकिन डेल्टा टी, पहले 2 डिग्री सेल्सियस का चेंज करा तो हीट की रिक्वायरमेंट कुछ थी, अब मैं जैसे ही इसको 4 डिग्री सेल्सियस चेंज करना चाहता हूँ तो क्या हीट की रिक्वायरमेंट सेम रहेगी? नहीं, वो भी बढ़ जाएगी। तो अब देखो Q टेम्परेचर चेंज के साथ भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो हीट रिक्वायर्ड जो है वो डेल्टा टी के भी प्रोपोर्शनल होती है। यहां से मैं कह सकता हूं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ M इंटू डेल्टा टी। और जब ये प्रोपोर्शनल का साइन में हटाऊंगा तो यहां पर लिखा आएगा M इंटू डेल्टा टी इंटू एस। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। अगर मैं यहाँ से स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। और ये डेफिनेशन भी है अपनी, यही डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। Q मैंने टोटल हीट दी, इसको मैंने मास से डिवाइड कर दिया, इसको मैंने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, तो अब मैं कह सकता हूँ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाई 1 डिग्री सेल्सियस। क्या ये स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट समझ में आया? क्या किसी भी यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड जो हीट होती है उसे अपन बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। अलग अलग सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू अलग अलग होती है। इवन एक ही सब्सटेंस है, उसकी अगर अलग अलग स्टेट है तो उसमें भी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू अलग अलग होती है, हो सकती है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एक बार लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज SW इक्वल्स टू 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन। ये स्पेसिफिक हीट हमें दी हुई है। कैलकुलेट heat required to change 30 gram of water to change temperature of 30 gram of water from 20 degree Celsius to 40 degree Celsius। क्वेश्चन अपना, अगर मैं तुम्हें स्पेसिफिक हीट दे दूं और तुमसे पूछूं कि 30 ग्राम ऑफ वाटर को 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक चेंज करना है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? अभी अभी अपन ने पढ़ा Q इक्वल्स टू किसके होता है,
m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर मास कितना है? 30 ग्राम्स है। क्या ग्राम को मैं केजी में कन्वर्ट कर लूँ क्या? तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10⁻³ केजी इंटू एस कितना दिया हुआ है? 4.2 किलो जूल है। किलो जूल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? जूल में। तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻³ जूल पर केजी इंटू केल्विन इंटू साथ में डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर कितना कर रहा हूँ? 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 20। 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Q इक्वस टू 30 इंटू 20 इंटू 4.2 जूल। ठीक है, ये 4.2 है। ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 25.2 इंटू 100 जूल। तो हो जाएगा 2520 जूल। इतना हीट रिक्वायर्ड होगा 30 ग्राम ऑफ वाटर को 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए। क्या स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट समझ में आया क्या? ये पॉइंट क्लियर है? इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं मेंशन कर देता हूं, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, इसकी यूनिट क्या होती है? S इक्वस टू होता है Q अपॉन में डेल्टा T इंटू M। अगर मैं Q को लिखना चाहूं तो लिखूंगा जूल में, अपॉन डेल्टा T को लिख देता हूं केल्विन में, और मास को लिख देता हूं केजी में। दिस इज यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। क्या इसी और किसी तरीके से भी लिखा जा सकता है? डेफिनेटली लिखा जा सकता है। यहां पर जूल की जगह कैलोरी भी लिखा जा सकता है। अब ये ऐसा यूनिट नहीं रही, लेकिन यूनिट तो है, ये स्पेसिफाई तो कर ही रही है ना कि भाई कितनी हीट रिक्वायर्ड है। तो यूनिट में हम जूल की जगह कैलोरी भी लिख सकते हैं, केल्विन इंटू केजी। ये भी यूनिट किसकी है? स्पेसिफिक हीट की है। क्या मैं केजी की जगह ग्राम लिख सकता हूं? तो ऐसा भी लिख सकता हूं, कैलोरी अपॉन केल्विन इंटू ग्राम। अब ये पर यूनिट ग्राम की स्पेसिफिक हीट होगी, लेकिन यूनिट अभी भी किसकी है? स्पेसिफिक हीट की। क्या केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस लिख सकता हूं? जरूर लिख सकता हूं, इससे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में। तो केल्विन अपॉन डिग्री सेल्सियस इंटू ग्राम, ये भी किसकी यूनिट है? स्पेसिफिक हीट की। तो यूनिट स्पेसिफिक हीट की अलग अलग तरीके से लिखी जा सकती है, लेकिन ऐसा यूनिट जो है वो हो जाएगी जूल पर केल्विन केजी। क्या बात क्लियर है? ये अपन ने यूज भी किया है अभी, तो इस चीज को लिख लीजिए। इनमें से कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है और इनको आसानी से तुम चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। अगर मैं कहूं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4S इक्वल्स टू 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन है। ठीक है, तो आप ये बताओ कि स्पेसिफिक हीट इन कैलोरी पर केजी केल्विन किस में कन्वर्ट करना है? कैलोरी पर केजी केल्विन में इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या बात क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, यहां पे 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है कैलोरी में। सिर्फ यही तो कन्वर्ट करना है, बाकी तो सेम है। तो अगर मुझे किलो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो किलो जूल को पहले जूल में लिख देता हूं, तो 4.2 इंटू 1000 जूल पर केजी केल्विन हो गया। और अब इस जूल को किस में कन्वर्ट कर देता हूं? कैलोरी में। 4.2, ध्यान दीजिए, अभी अभी अपन ने बात करी थी, 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.18 जूल, और इसे राउंड फिगर में अपन 4.2 ही लिखते हैं। तो अगर मैं कहूं कि 1 कैलोरी, अगर मैं कह दूं 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.2 जूल, तो क्या यहां से इस जूल को हटा के 4.2 की जगह क्या कर दूं?
1 इंटू 1000 कैलोरी अपॉन kg केल्विन, ये हो जाएगा 1000 कैलोरी पर kg केल्विन। अगर मुझे यही बात कैलोरी की फॉर्म में लिखी होती तो ये लिखा होता 1000 कैलोरी पर केल्विन केजी। क्या बात क्लियर है? अगर यही मैं केजी की जगह ग्राम के लिए फाइंड करना चाहूं तो क्या करेंगे? सोचिए, ये 1 केजी की रिक्वायर्ड हीट है। ये किसकी है? 1 केजी की। 1 किलो के लिए कितनी चाहिए? 1000 कैलोरी। तो 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी? 1 कैलोरी। चलो ये तो आसान होगी कैलकुलेशंस, लेकिन तुम इस तरीके से एक यूनिट से दूसरी यूनिट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा राज नहीं है, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। तो देखो, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट अपन ने यहां पे समझ ली है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी इज, सपोज मैंने एक सब्सटेंस लिया जिसका मास m है। इसका मास कितना है? m। इस m मास के सब्सटेंस को मैंने Q हीट दी और इसके टेम्परेचर में चेंज कर दिया डेल्टा T। इसे Q हीट देकर इसके टेम्परेचर में कितना चेंज कर दिया? डेल्टा T। ठीक है, मुझे इस m मास से कोई लेना देना नहीं है। ये m मास कितना भी हो सकता है, हीट कैपेसिटी में m मास के लिए ही डिफाइन कर रहा हूं। तो इस बात को ऐसे देखिए, Q हीट देने से इसके टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ? डेल्टा T। तो ये Q जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, और Q को लिखा जा सकता है C इंटू डेल्टा T। और ये जो C है यही है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। हीट कैपेसिटी को हमने किसी भी मास के लिए डिफाइन किया, और हीट स्पेसिफिक हीट जो थी उसको किसके लिए डिफाइन किया था? यूनिट मास के लिए। तो सिर्फ m को कंसीडर नहीं किया यहाँ पे, बाकी सारा खेल सेम है। अच्छा, अगर मुझसे पूछा जाए कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट में कोई रिलेशन बनता है क्या, तो देखिए पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। हीट कैपेसिटी, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। मैं यहां पर मास का नाम लेता ही नहीं हूं, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैंने क्यों हीट दी और इस सब्सटेंस का पूरी बॉडी का टेम्परेचर कितने डिग्री से चेंज हो गया? 1 डिग्री सेल्सियस से। तो जो अमाउंट ऑफ हीट मैंने दी है इसे मैं बोलूंगा हीट कैपेसिटी। क्या बात क्लियर है? तो यहां से C लिखा जा सकता है, देखो C इक्वल हो जाएगा Q अपॉन डेल्टा T। अगर इसकी यूनिट मुझे लिखनी हो, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? जूल पर केल्विन। और कई बार तुम इससे भी पता कर सकते हो कि मुझे क्या दिया गया है। कई बार ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं कि सर स्पेसिफिक हीट दी है कि हीट कैपेसिटी दी है, हमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। तो यूनिट देखो, हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या है? जूल पर केल्विन। और स्पेसिफिक हीट के लिए क्या आता था? जूल पर केल्विन पर केजी। क्या डिफरेंस समझ पा रहे हो? हीट कैपेसिटी होल बॉडी का टेम्परेचर चेंज करना है, स्पेसिफिक हीट यूनिट मास का टेम्परेचर चेंज करना है। इसे लिखो एक बार, फिर आगे रिलेशन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी अभी हमने पढ़ा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी C इक्वल्स टू होता है Q अपॉन डेल्टा T। और स्पेसिफिक हीट S इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन M डेल्टा T। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन बना सकते हैं? Q अपॉन डेल्टा T की जगह में क्या लिख सकता हूं? हीट कैपेसिटी। तो S इक्वल्स टू आ जाएगा C अपॉन M, या लिखा जा सकता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू होता है m टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक हीट। क्या बात समझ में आ रही है क्या? हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट दोनों में रिलेशन समझ में आया क्या? हीट कैपेसिटी
इज m टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक हीट। मास को मल्टीप्लाई कर दो स्पेसिफिक हीट से तो अपने पास हीट कैपेसिटी आ जाती है, दैट्स इट। ठीक है, तो देखो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट का रिलेशन है ये, हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक हीट। एक दो एग्जांपल लेते हैं। heat capacity of a substance is 150 joule per Kelvin. Heat capacity of a substance is 150 joule per Kelvin. If 300 joule heat is given to the substance, then calculate its final temperature. Final temperature. If its initial temperature is 15 डिग्री सेल्सियस, हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है, अगर इसको मैं 300 जूल की एनर्जी प्रोवाइड करता हूं तो इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, क्या पता कर सकते हैं क्या? ध्यान दीजिए, अभी अभी हमने पढ़ा कि Q इक्वस टू होता है C इंटू डेल्टा T। तो यहां से मुझे चेंज इन टेम्परेचर पता चल जाएगा अगर मुझे गिवन हीट पता और हीट कैपेसिटी पता है। तो डेल्टा T इक्वस टू आ जाएगा, गिवन हीट कितनी है मैंने 300 जूल की हीट दी है, अपॉन हीट कैपेसिटी कितनी दी हुई है, हीट कैपेसिटी है 150 जूल पर केल्विन। तो 150 से ये कैंसिल हो जाएगा, जूल से जूल कैंसिल हो गया, और डेल्टा टी इक्वल टू आ जाएगा 2 केल्विन। कितना चेंज हुआ टेम्परेचर में, 2 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर टी फाइनल इक्वल टू हो जाएगा टी इनिशियल प्लस डेल्टा टी। और क्योंकि हीट गिवन है तो प्लस होगा, अगर हीट एब्जॉर्ब कर ली अपन ने तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे टी फाइनल इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस। क्या बात समझ में आई क्या? ये चीज देखिए कि सर ये 2 केल्विन है और आपने इसको 15 डिग्री सेल्सियस में कैसे ऐड कर दिया, क्योंकि ये डेल्टा टी है। ये क्या है, डेल्टा टी, ये चेंज इन टेम्परेचर है। इसको मैं 2 केल्विन भी लिख सकता हूँ, 2 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई खास फर्क नहीं आएगा। अगर इस चीज में तुम्हें डाउट आ रहा है तो अभी मैं समझा देता हूँ, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ छोटा सा, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना रहे। अगर मैं कहूँ 15 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में ये हो जाएगा 273 प्लस 15 इक्वल टू आ जाएगा 288 केल्विन। ठीक है, और 288 केल्विन में अगर तुम 2 ऐड कर देते हो तो ये कितना हो जाएगा, T फाइनल इक्वल टू आ जाएगा 288 प्लस 2 इक्वल टू 290 केल्विन। ये T फाइनल है, और इसको जब फिर से तुम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, T फाइनल इक्वल टू आ जाएगा 290 माइनस 273 इक्वल टू आ जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस। सही बात है कि मैं केल्विन को सेल्सियस में यूज नहीं कर सकता, लेकिन जब टेम्परेचर डिफरेंस हो तो केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस और सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस सेम ही तो होता है हमेशा, क्योंकि ये डिफरेंस के बेस पे ही बनी हुई है दोनों यूनिट्स। ठीक है, ये बात समझ में आई कि हीट कैपेसिटी की। तो इस क्वेश्चन को लिखो, इसी क्वेश्चन में से मैं फिर से एक क्वेश्चन निकालने वाला हूं, वो आपको ट्राई करना है। देखो, पिछले क्वेश्चन में हमने हीट कैपेसिटी दे रखी है, हीट दे रखी है, और हमने टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस किया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इफ, इसी क्वेश्चन में, इफ मास ऑफ सब्सटेंस is 100 gram, then calculate specific heat
ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस मैंने ले रखा है इसका मास अगर 100 ग्राम है तो कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट। हमने एक रिलेशन पढ़ा है कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू होता है m इंटू स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा, S इक्वल्स टू आ जाएगा C अपॉन m। C कितना दिया हुआ है 150 जूल अपॉन मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम। तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट S इक्वल्स टू आ जाएगा 1.5 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्या बात समझ में आई क्या? इसकी यूनिट होती है जूल पर केल्विन या डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर ये मैंने यूनिट लिखी फिर से। ऐसा भी हो सकता है कि इसी आंसर को मैं यूनिट चेंज करके लिखना चाहूं तो 1.5 की जगह क्या लिख सकता हूं 1.5 इंटू 10 टू पावर 3 किलो जूल, सॉरी 1.5 को ये जूल में लिखा हुआ है। अगर मैं इसको केजी में लिखना चाहूँ, ग्राम को किस में लिखना चाहूँ केजी में, 1 ग्राम के लिए कितना लग रहा है 1.5, तो 1000 ग्राम के लिए कितना लगेगा 1.5 इंटू 10 टू पावर 3। तो इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है 1.5 इंटू 10 टू पावर 3 किलो जूल पर केजी केल्विन, सॉरी जूल ही आएगा, किलो जूल तो तब होता जब मैं 10 टू पावर 3 हटा देता। तो 1.5 को मैंने 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई किया है, 1.5 इंटू 10 टू पावर 3 जूल पर केजी केल्विन। ये भी एक तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये था स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी पे। स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी में जो रिलेशन था वो अपन ने देखा। अभी अपन आगे चलते हैं, एक और पॉइंट समझते हैं, क्या है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? मैंने एक किसी सब्सटेंस को, ए सब्सटेंस को कुछ हीट दी और इस हीट देने से इसके टेम्परेचर में डेल्टा टी का चेंज आ जाता है। एक सब्सटेंस है, इसको मैंने हीट दी, हीट देने से चेंज इन टेम्परेचर कितना आया डेल्टा टी। अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट में इस वाटर को देता हूं, सेम अमाउंट ऑफ हीट मैंने इस वाटर को दी है और इसमें भी टेम्परेचर का चेंज डेल्टा टी आता है, तो ये जो मास ऑफ वाटर है इसे मैं बोलूंगा वाटर इक्विवेलेंट। अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। ये देखो, इसका मास कोई भी मान लो, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मैंने कितनी हीट दी है Q, और इसमें चेंज इन टेम्परेचर कितना आया है डेल्टा टी। सेम अमाउंट ऑफ हीट में वाटर को दूंगा तो इसके टेम्परेचर में भी चेंज डेल्टा टी आना चाहिए। तो डेफिनेटली मास दोनों का अलग अलग होगा क्योंकि दोनों की स्पेसिफिक हीट्स क्या है अलग अलग है। इसकी स्पेसिफिक हीट है SW। तो मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं, वाटर इक्विवेलेंट क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर, the amount of water for which same amount of heat is required to change, same amount of heat is required for same change in temperature as of object. The amount of water, water equivalent क्या है, the amount of water for which same amount of heat is required for same change in temperature as of object। जैसा ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर चेंज करा है और जितनी हीट दी है, सेम प्रोसेस अगर मैं वाटर पे करूं तो इसमें भी सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज आना चाहिए। तो देखो Q हीट देकर डेल्टा टी चेंज करा है, इसमें भी Q हीट देकर डेल्टा टी चेंज करूंगा तो इसका मास कितना होना चाहिए, इसी को बोलेंगे अपन वाटर इक्विवेलेंट। देखो अगर यहां से मैं रिलेशन लिखूं तो Q इक्वल्स टू आएगा MO/SO डेल्टा टी। क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि Q इक्वल्स टू होता है MS डेल्टा टी। यहां पर अगर इसके लिए लिखूंगा तो Q इक्वल्स टू आएगा MW/SW डेल्टा टी। क्या Q दिस इक्वल्स टू दिस है क्या?
सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, सेम चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो इन दोनों को जब मैं इक्वल रखूंगा तो एम नॉट एस नॉट डेल्टा टी इक्वल टू होना चाहिए एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, और एम डब्ल्यू अगर मैं लिखने जाऊंगा तो इधर आ जाते हैं, एम डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एम नॉट एस नॉट अपॉन एस डब्ल्यू। दिस इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट, दिस इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। किसी भी सब्सटेंस के लिए वाटर इक्विवेलेंट की वैल्यूज अलग अलग होती है, अलग अलग सब्सटेंस अगर अपन लेंगे तो वाटर इक्विवेलेंट सबके लिए अलग अलग हो सकता है। क्या बात समझ में आई क्या? तो ये है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हीट। लिखो इसे। देखिए इन सारी टर्म्स का यूज जो है वो क्वेश्चंस के अंदर होता है, तो हमें ये डेफिनेशंस ध्यान में रखनी है कि कौन सी टर्म को हमने कैसे डिफाइन किया था। बहुत सारे बच्चों का ज़्यादातर यही कंसर्न रहता है कि कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें अगर नई टर्म का यूज़ कर लिया है, हालांकि ये पढ़ा हुआ अपन ने, लेकिन अगर ध्यान से नहीं देखा तो ये नई टर्म लगती है वहाँ पे कि वाटर इक्विवेलेंट क्या है, ये पढ़ा तो था लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो फिर क्वेश्चंस नहीं होते, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी टर्म्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत काम की है, इसीलिए इनको डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनके यूजेस हमें समझ में आते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक हीट के बारे में एक दो जानकारी और लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्पेसिफिक हीट, अगर मैं कहूं कि फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज से क्या मतलब है मेरा, कोई ऑब्जेक्ट कोई सब्सटेंस पहले सॉलिड फेज में था, अब उसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से सॉरी हीट दी, हीट देने से उसका टेम्परेचर राइज होता है, और फिर एक समय आता है जब ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये फेज चेंज कर रहा होता है, ड्यूरिंग फेज चेंज, मैं यहां पे लिख रहा हूं ड्यूरिंग फेज चेंज, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख देता हूं नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर। फेज जब चेंज होगी तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, और जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, एक बात समझिए, मैं किसी सब्सटेंस को हीट दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं कंसिस्टेंटली, लेकिन इसके टेम्परेचर में चेंज डेल्टा टी कितना आ रहा है, जीरो। टेम्परेचर में चेंज डेल्टा टी कितना आ रहा है, जीरो। ये पूरा का पूरा हीट इसकी फेज को चेंज करने में जा रहा है, इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर मुझे पूछा जाए कि इस ड्यूरेशन में स्पेसिफिक हीट क्या होगी, इस ड्यूरेशन में स्पेसिफिक हीट क्या होगी, तो मैं लिखता हूं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एस इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन डेल्टा टी इंटू एम। यहां पर Q जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन डेल्टा टी इक्वल टू कितना है, जीरो, तो नॉन जीरो अपॉन जीरो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। तो यहां पर स्पेसिफिक हीट एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो अगर पूछा जाए कि ड्यूरिंग फेज चेंज, जब किसी सब्सटेंस की फेज चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक हीट क्या होगी, तो क्या होगी, इन्फिनिटी। ठीक है। सेकेंड में टास्क लेता हूं कि अगर मैं किसी थर्मोफ्लास्क में लिक्विड को भर के उसको सेक करूं, उसको हिलाऊं, तो इसकी जो टेम्परेचर वो चेंज हो जाती है, और टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या मैंने इस फ्लास्क में कोई हीट दी है, क्या मैंने यहाँ पर कोई भी हीट नहीं दी है। थर्मोफ्लास्क है, इसका मतलब इसका हीट एक्सचेंज कितना होता है, जीरो। मैंने कोई हीट नहीं दी, फिर भी इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इफ लिक्विड is filled in a thermoflask and second, then its temperature increases. Here Q given equals to कितना है, जीरो, बट डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर मैं एस का फॉर्मूला लिखूं तो ये होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू एम। डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो है, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। जब ऊपर वाली टर्म जीरो है तो पूरा का पूरा सिस्टम कितना हो जाएगा, जीरो। तो स्पेसिफिक हीट सेकंड वाली कंडीशन में कितनी होगी, जीरो। हम बोल रहे हैं कि भाई हीट दिए बिना ही टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, जीरो। पहले वाले केस में क्या हो रहा है,
हीट कितनी भी दे दी लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, तो पहले वाले कंडीशन में स्पेसिफिक हीट इन्फिनिटी हो जाएगी, सेकंड वाली कंडीशन में जीरो हो जाएगी। इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो इसे सोच समझ के सॉल्व कीजिए। इसको लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपना फेज चेंज। अभी तक हमने देखा कि जैसे जैसे किसी सब्सटेंस को हीट दी जाती है उसके टेम्परेचर में चेंज होता है, और इस टेम्परेचर को स्टडी करने के लिए हमने डिफाइन किया स्पेसिफिक हीट को। जहाँ जहाँ टेम्परेचर में चेंज होगा वहाँ वहाँ पर मैं स्पेसिफिक हीट को लेके आऊँगा। अब हम बात करते हैं फेज चेंज की। फेज चेंज किस तरीके से होती है, तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ वाटर का, ठीक है। ये देखो, ये वाटर है, वाटर का फेज चेंज में स्टडी कर रहा हूँ। तो पहले मैंने वाटर लिया जो 0 डिग्री सेल्सियस से भी बिलो है, तो ये वाटर की कौन सी स्टेट होगी बताओ? ये वाटर की सॉलिड स्टेट होगी, और हम कहेंगे कि अभी ये आइस की फॉर्म में, और आइस की फॉर्म में है, और इसका टेम्परेचर कुछ भी है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो नेगेटिव में कुछ टेम्परेचर होगा डेफिनेटली। यहां से मैंने इसको हीट देना स्टार्ट किया। देखो हीट का ग्राफ मैं इधर की तरफ बढ़ाते जा रहा हूं, हीट में देता जाऊंगा, हीट जैसे जैसे दे रहा हूं वैसे वैसे टेम्परेचर इधर की तरफ मैं डिनोट कर रहा हूं, हीट इधर की तरफ। जैसे जैसे हीट को आगे बढ़ा रहा हूं टेम्परेचर भी ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। मैंने यहां से लेकर यहां तक जब मैंने इसको हीट दी, तो यहां से लेकर यहां तक इसमें टेम्परेचर का चेंज हुआ है। क्या बात समझ में आई? ये स्टेट कौन सी है? ये स्टेट है सॉलिड स्टेट। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सब्सटेंस अभी सॉलिड स्टेट में है, और इसको जैसे जैसे मैं हीट दे रहा हूं इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। जब ये 0 डिग्री पे पहुंच जाता है तब एक अजीब सी घटना होती है। 0 डिग्री पे जब ये पहुंच जाता है तो यहां पर अभी ये आइस है, अभी ये किसकी फॉर्म में है? आइस की फॉर्म में, जो कितने डिग्री सेल्सियस पे? 0 पे। अब मैं यहां से लेके यहां तक हीट इसको दिए जा रहा हूं, लेकिन इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और फिर क्या होता है, यहां से लेके यहां तक टेम्परेचर में तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन आइस जो है वो अब लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये यहां पहुंचता है तब ये पूरा का पूरा आइस लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है। इसे हम कहते हैं फ्यूजन। इसे क्या बोलते हैं? फ्यूजन, या फिर मेल्टिंग। ये क्या बोल देते हैं? मेल्टिंग। तो ये जो प्रोसेस है ये है मेल्टिंग या फ्यूजन, और ये एक्चुअल में चेंज ऑफ फेज है। यहां पर सॉलिड में था, यहां पर लिक्विड में हो गया, ये फेज को चेंज ही तो कर रहे हैं अपन। तो जैसे जैसे मैं हीट दे रहा हूं इसकी फेज चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ध्यान रहे इस बात का। अब जैसे ये पूरा वाटर कन्वर्ट हो चुका है, अब जैसे जैसे मैं हीट को आगे देते जा रहा हूं, जैसे जैसे हीट दूंगा इसका टेम्परेचर फिर से राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक ये पूरे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही ये 100 डिग्री पे पहुंचेगा, यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास क्या है? वाटर है। यहां पर क्या था? 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था, और यहां पर क्या था? यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था भाई। यहां पर आइस था, आइस किस में कन्वर्ट हुआ? वाटर में। और वाटर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, अब मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है। और फिर से मैं देखता हूं कि यहां से लेके यहां तक जैसे मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, भाई साहब इसके टेम्परेचर में फिर से कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर वही घटना। अब ये यहां से यहां पूरी तरीके से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। तो ये वाला जो है इसे अपन बोलते हैं बॉइलिंग। इसे अपन क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। ये वाला वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और एक बार जब ये गैस में कन्वर्ट हो गया, अब जैसे जैसे मैं हीट दूंगा फिर से इसका टेम्परेचर राइज होने लग जाएगा। तो एक चीज हमें समझ में आती है कि स्पेसिफिक हीट कब काम करेगा? स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर चेंज होगा तभी काम करेगा, और टेम्परेचर एक स्टेट में ही चेंज होता है। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं होता है। यहां से यहां तक जो हीट मैंने दी है, ये हीट कहां गई? ये हीट इसको मेल्ट कराने के लिए यूज हो जाती है। ये वाली हीट इसको गैस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज हो जाती है। और इन दोनों ही जगह पर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हीट गायब हो गई हो, क्योंकि सोचो किसी सब्सटेंस को तुम हीट दे रहे हो और उस हीट की वजह से कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो हम क्या बोलेंगे? भाई ये तो गई, गायब हो गई हीट। तो ये जो हीट है इसे हमने नाम दिया है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट किसकी है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
और ये वाली जो है ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हमने लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये वाला ग्राफ समझ में आया क्या? ये है फेज चेंज का ग्राफ। तो फेज जब चेंज होती है, जब फेज चेंज होगी तो इस सिस्टम के टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा। हमें हीट देनी पड़ेगी, लेकिन इस हीट से इसके टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये लिख लीजिए एक बार। इसके बाद लेटेंट हीट क्या है? मैं एक सब्सटेंस लेता हूँ, आइस लिया, मान लो कुछ भी ले सकते हैं, मैंने आइस लिया है। इसका यूनिट मास लिया मैंने। कितना मास लिया? यूनिट मास। यूनिट मास को मैंने क्यू हीट देकर इसको चेंज कर दिया। ये पहले किस में था? सॉलिड में। ये पहले किस में था? सॉलिड में। और मैंने इसको क्यू हीट देकर इसे लिक्विड बना दिया। इसे क्या बना दिया? लिक्विड। यूनिट मास को सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट है, इसी को मैं बोलता हूं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट देखो दो तरह की हो सकती है, क्योंकि फेज में चेंज कितनी बार किया अपन ने? 2 बार। एक बार मैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूं, दूसरी बार में हो सकता है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करूं। तो इस वाली कंडीशन में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इसे बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करूंगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो लेटेंट हीट, हीट रिक्वायर्ड टू change the phase of a substance of unit mass। यूनिट मास का जो सब्सटेंस है उसकी हीट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी अगर उसकी मैं फेज को चेंज कर देता हूं। ठीक है, ये कितनी तरह की होती है? ये 2 तरह की होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बात क्लियर है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में किस में चेंज होता है? सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होता है? लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है। लिक्विड से किस में चेंज हो जाता है? गैस में। क्या ये बात क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। इस चीज को ध्यान से समझ लेना, लेटेंट हीट क्या होती है। इसी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। इसको हम L से डिनोट करेंगे। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? L से। अब देखो नेक्स्ट में, अगर मैं m मास का कोई सब्सटेंस है, इसको Q हीट देकर सॉलिड से लिक्विड में बदल देता हूं। इसमें बदल देता हूं? लिक्विड में बदल देता हूं। तो इसे मैं बोलूंगा, जो हीट दी है फॉर यूनिट मास, उसको मैं बोलता हूं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर m मास को मैं बढ़ाना स्टार्ट करूं, m मास को मैं बढ़ाना स्टार्ट करूं, पहले कम मास को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करूं, तो हीट की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी। अगर मैं ज्यादा मास लेता हूं तो हीट की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। जैसे जैसे मैं मास बढ़ाता हूं हीट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। टेम्परेचर में कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो दूसरी क्वांटिटी मेरे पास कोई कंसीडर करने के लिए है नहीं। जैसे ही मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूं, Q इक्वल्स टू लिखा जाएगा L इंटू m। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसी को मैंने बोला है लेटेंट हीट। क्या बात क्लियर हुई क्या? Q इक्वल्स टू हो जाएगा L इंटू m, और ये हो जाता है लेटेंट हीट। अगर मैं L को लिखना चाहूं तो क्या L इक्वल्स टू Q अपॉन m लिखा जा सकता है क्या? तो क्या इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं क्या अपन? यूनिट क्या हो जाएगी? Q तो क्या होता है? जूल पर m क्या होता है? kg। भाई ये देखो ऐसा यूनिट है। ये कौन सी यूनिट है? ऐसा यूनिट। क्या इसे और किसी तरीके से भी लिखा जा सकता है? जी हाँ, जैसे स्पेसिफिक हीट को लिखा था अपन ने 4-5 तरीके से, वैसे किसी भी एक तरीके से लिख दो। जूल की जगह कैलोरी भी लिख सकते हो, केजी की जगह ग्राम भी लिख सकते हो,
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ इतना कह दूंगा कि ऐसा यूनिट नहीं है, बाकी इसे अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये है लेटेंट हीट। अब अगर मैं सॉलिड से लिक्विड में लिख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इस कंडीशन में मैं इसको LF लिख दूंगा। और अगर मैं लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहा हूं, लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, गैस में, तो डेफिनेटली इसे मैं लिख दूंगा LV, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बात क्लियर है, इसको यूज करें। देखिए इस पे क्वेश्चंस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लीजिए एक बार। ये लेटेंट हीट का मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो पिछला पेज था अपना लेटेंट हीट, इसी के साथ में इसको आगे लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन of water is LF equals to 3.33 into 10 to power 5 joule per kg. Calculate heat required to convert 100 gram of ice at 0 degree Celsius to water at 0 degree Celsius। क्वेश्चन देखो, लेटेंट हीट हमें दे रखी है और हमें पूछा है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर है, तो इसको 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री वाटर में कैसे कन्वर्ट करना है। वाटर कहने का मतलब है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो 100 ग्राम आइस है अपने पास और उसे हम 100 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रहे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ है, तब तक लेटेंट हीट है। जैसे ही टेम्परेचर में मैंने चेंज लिखा, लेटेंट हीट के साथ में स्पेसिफिक हीट भी आ जाएगी। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, अभी सिर्फ इसको देखते हैं। तो Q इक्वल्स टू होता है L इंटू M, लेटेंट हीट इंटू मास। लेटेंट हीट तो कितनी है, 3.33 इंटू 10 टू पावर 5 जूल पर केजी इंटू केल्विन, सॉरी जूल पर केजी, इसमें केल्विन नहीं आएगा। इसकी यूनिट क्या होती थी, सिर्फ जूल पर केजी इनटू। अब मुझे बताओ कि मास कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम को अगर मुझे लिखना है तो क्या मैं ऐसा लिखूंगा, 100 इंटू 10 टू पावर -3 केजी। तो -3 से -5 कैंसिल हो जाता है, कितना बचा, 10 टू पावर 2। 2 यहाँ पे है तो हो जाएगा 3.33 इंटू 10 टू पावर 4 जूल। ये मेरे पास क्या आ गया, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 100 ग्राम ऑफ आइस टू 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, इसे लिखे, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, अभी हम यहां पे एक छोटा सा लॉजिक समझेंगे, फिर इसके बाद हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। होगा क्या, अगर मैं तुम्हें एक आइस क्यूब दे दूं, इसका मास मान लीजिए कुछ m है, इसका मास कितना है m, और ये माइनस में 25 डिग्री सेल्सियस पे है, ऐसा हम मान लेते हैं, माइनस में कोई भी टेम्परेचर है। अब अगर मैं इसको हीट देना स्टार्ट करता हूं, इसको क्या देता हूं, हीट। मैंने इसको हीट दी, क्यू एनर्जी, ये एनर्जी दूंगा, तो सबसे पहला इसमें क्या चेंज आएगा, क्या इसके टेम्परेचर में चेंज आएगा कि इसकी फेज में चेंज आएगा। तो ध्यान रहे, फेज में चेंज सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, क्योंकि हमें पता है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो पहले इसके टेम्परेचर में चेंज आएगा, ये टेम्परेचर यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस तक। कहां तक पहुंच जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक। मास तो अभी भी कितना है इसका, m ही है, और टेम्परेचर में चेंज कितना आया है, डेल्टा T इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर में चेंज आया है। टेम्परेचर चेंज आया, इसका मतलब इस पे कौन सी हीट का यूज होगा, लेटेंट हीट की स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। जब जब टेम्परेचर में चेंज होगा, यहां पर डेफिनेटली Q इक्वल्स टू आ जाएगा
एम एस डेल्टा टी। भाई इतनी हीट इसको दूंगा तब ये यहां से लेके यहां तक पहुंचेगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या? -25 पे आई से इसको मैंने डेल्टा टी कितना कर दिया, 25 डिग्री सेल्सियस का चेंज किया है, तो Q इक्वल टू हो जाएगा एम एस डेल्टा टी। इतनी अमाउंट ऑफ हीट मेरे को देनी पड़ेगी। अब ये 0 पे पहुंच गया और स्टेट क्या है इसकी, सॉलिड। स्टेट क्या है, सॉलिड। अब अगर मैं इसको हीट दूंगा तो ये हीट को किस में यूज करेगा, ये इस हीट से ये अपनी फेज को चेंज करेगा। क्या करेगा, फेज चेंज करेगा। तो यहां से मैंने इसको क्यू हीट दी अगेन, तो ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और यहां पर Q इक्वल टू किसके हो जाएगा, M इंटू एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये यहां पर जो मुझे मिलेगा वो अब वाटर मिलेगा। क्या इसका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर अभी भी इसका कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। -25 पे था, -25 से 0 पे आया है, स्पेसिफिक हीट यूज हुई है, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। 0 से 0 पर ही है, क्या टेम्परेचर में चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो स्पेसिफिक हीट का कोई रोल यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कौन सी हीट यूज हो रही है, लेटेंट हीट। तो Q इक्वल टू हो जाएगा M इंटू एल एफ। इसको Q1 बोल दूं, इसको Q2 बोल देता हूं। अगर मैं इसको और हीट दूं तो अब क्या होगा, अब इसके टेम्परेचर में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, मान लो कि इसका टेम्परेचर मैं पहुंचा देता हूं 50 डिग्री सेल्सियस। कितना, 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो गया, 50। और अगर डेल्टा टी है तो Q इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम एस डेल्टा टी। ये Q3 है। ये वाला जो मैंने S लिखा है ये किसका है, आइस का है। और ये वाला किसका होना चाहिए, वाटर का, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट है, ये वाली सॉलिड स्टेट है। तो जिस स्टेट में होगा उसी के लिए मैं स्पेसिफिक हीट की वैल्यू लिखूंगा। तो अगर मुझे पूछा जाए कि सम अमाउंट ऑफ आइस को -25 से 50 डिग्री सेल्सियस तक लेके आना है तो क्या करना होगा, किस तरीके से कितनी हीट प्रोवाइड करनी होगी, तो ये फॉर्मेट है भाई पूरा। ये समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो इसी को मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, ताकि तुम एक बार इस पे अप्रोच कर लो अपनी। इफ 100 ग्राम मास ऑफ आइस is at -25 degree Celsius. Calculate heat required to change its temperature to 50 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसलिए मैंने सीधा 50 डिग्री सेल्सियस लिखा है। अगर किसी अदर सब्सटेंस की बात हो रही होगी तो आपको बताया जाएगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। क्लियर है? या फिर जो इंपॉर्टेंट होगा वो तुम्हें ध्यान में रखना होगा, जिस पे बार बार क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे होंगे उन्हें तो ध्यान रख ही लेना। वाटर का तो ध्यान रखना ही है स्पेशली। अब देखो, इफ 100 ग्राम मास ऑफ आइस इज एट -25 डिग्री, पहले 25 डिग्री सेल्सियस पे है और उसे मुझे 50 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है, तो डेफिनेटली इसके फेज में चेंज हो जाएगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, पहले Q1 हीट मुझे चाहिए होगी किसके लिए, -25 टू 0 जाने के लिए। फिर मुझे चाहिए Q2 हीट, कहां से कहां जाने के लिए, 0 टू 0, लेकिन फेज में चेंज करना है। फिर मुझे Q3 चाहिए अगेन 0 टू 50 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए। क्या बात क्लियर है? अब देखिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इक्वल टू होता है 1890 जूल पर केजी केल्विन। ये तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है। लेटेंट हीट ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिख देता हूं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन
इक्वल टू होता है 3.33 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, और इसी के साथ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर SW, ये कितना होता है 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये तो अपन यूज कर चुके हैं पहले, ये भी अपन यूज कर चुके हैं, सिर्फ एक नई टर्म आई अपने पास में, वो क्या है दिस। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखो और इसे ट्राई करो इस मेथड से। Q नेट कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसे एक बार ट्राई करो फिर इसके बाद समझते हैं। हाँ तो देखिए इसमें रिक्वायर्ड टोटल हीट कितनी होगी। Q1 हीट रिक्वायर्ड किसके लिए है -25 टू 0 के लिए, Q2 किसके लिए फेज चेंज के लिए, और Q3 किसके लिए 0 टू 50 डिग्री के लिए। इसकी स्पेसिफिक हीट अलग होती है, इसकी स्पेसिफिक हीट अलग होती है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, यहाँ ध्यान दीजिए Q1 ms डेल्टा टी, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट आइस की, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है 25, तो यहाँ पर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 4725 जूल। ये Q1 है, अभी सिर्फ 0 डिग्री पे पहुंचा आइस। अब मुझे और हीट देनी पड़ेगी। Q2 हीट मैंने दी m इंटू LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये जब मैं कैलकुलेट करता हूँ, मास कितना देखो 100 ग्राम है, 100 इंटू 10⁻³ लिखना पड़ेगा मुझे। ये 3.33 इंटू 10⁵ है, ये -5, ये +5 है भाई, है ना, तो ये +5 है। इसको जब मैंने कैलकुलेट करा तो मेरे पास कितना आया 33,300 जूल ऑफ एनर्जी किसमें जा रही है, चेंज में, कन्वर्जन में जा रही है। इसके बाद हम Q3 की बात करते हैं। Q3 क्या है ms डेल्टा टी, ये वाटर के लिए, वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है 4200 जूल फॉर 1 kg। अब इसको kg में लिखेंगे तो 100 इंटू 10⁻³ इंटू 4200 इंटू 50, चेंज इन टेम्परेचर कितना किया है 50, तो ये 21,000 जूल आती है। तीनों का सम कर दूंगा तो मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ हीट आ जाती है 59025 जूल। क्या बात समझ में आती है। अभी तक आपने सीखा है कि किसी सब्सटेंस को अगर मैं हीट देता हूं तो इसके टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। ये फाइंड करने के लिए हमें स्पेसिफिक हीट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अगर मैं फेज में चेंज करता हूं तो इसको दी गई हीट लेटेंट हीट की फॉर्म में चली जाती है, और लेटेंट हीट से मैं फेज चेंज में यूज होने वाली हीट को फाइंड आउट कर सकता हूं। इसके अलावा एक दो छोटी छोटी डेफिनेशंस है, इनको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे मिक्सिंग, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिक्स कर दिया तो इसका फाइनल टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचेगा। मिक्सिंग को पढ़ने के लिए हमें कुछ और डेप्थ में जाना है।